नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं, खासतौर पर यूपीएससी, एमपीपीएससी और सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे एक जिज्ञासु श्रोता के भेजे हुए कुछ स्रोत हैं। ये 2 दिसंबर 2025 के समाचारों पर आधारित हैं। तो हमारा मकसद है इन खबरों की तह तक जाना और ये समझना कि परीक्षा के लिहाज से इनमें क्या महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। हमारा पहला विषय सीधे तौर पर हमारे लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा है, निर्वाचक नामावली यानी इलेक्टोरल रोल्स। स्रोत में एक सवाल है जो विशेष गहन पुनरीक्षण पर आधारित है। इसमें 3 कथन हैं। पहला, क्या भारत निर्वाचन आयोग मतलब ईसीआई का ये संवैधानिक दायित्व है कि केवल नागरिकों को ही मतदाता सूची में शामिल किया जाए? दूसरा, क्या योग्य मतदाता की लिस्ट में से एनआरसी में संदिग्ध या डी वोटर्स घोषित लोगों को बाहर रखा जाता है? और तीसरा, क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत मतदाता सूची को एक अर्हक तिथि के हिसाब से बदला जाता है? ये सवाल मतलब दिखने में सीधा है, लेकिन इसकी परतें काफी गहरी हैं। ये सीधे सीधे चुनावी प्रक्रिया की शुचिता से जुड़ा है। और अगर हम इसे परीक्षा के नजरिए से देखें तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मसाला है। अच्छा, तो अगर कोई प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहा है तो उसे क्या ध्यान में रखना होगा? देखिए, तथ्यों पर जाएं तो पहला कथन कि ईसीआई का ये संवैधानिक दायित्व है कि सूची में सिर्फ भारतीय नागरिक हों, ये बिल्कुल सही है। ये हमारे संविधान का मूल ढांचा है। तीसरा कथन भी तकनीकी रूप से सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में साफ लिखा है कि एक क्वालिफाइंग डेट, जैसे 1 जनवरी। हाँ, जैसे 1 जनवरी के आधार पर ही सूची को रिवाइज किया जाएगा। लेकिन यहीं पर एक पेच है। स्रोत के अनुसार इस सवाल का सही उत्तर केवल एक है। अगर पहला और तीसरा दोनों कथन सही हैं, तो ये तो कंफ्यूजिंग है। ऐसा क्यों? हाँ, और यही वो बारीकी है जो एक गंभीर अभ्यर्थी को समझनी होती है। दूसरा कथन जो डी वोटर्स के बारे में है, उसे हम अभी के लिए अलग रख सकते हैं क्योंकि स्रोत में उसका सीधा जिक्र नहीं है। लेकिन पहले और तीसरे के सही होने के बावजूद जवाब केवल 1 क्यों है? इसका कारण सवाल की भाषा में छिपा है। अक्सर प्रश्न किसी खास समाचार लेख पर आधारित होते हैं। हो सकता है उस लेख में ईसीआई के संवैधानिक दायित्व पर बहुत जोर दिया गया हो, जबकि आरपी एक्ट के कानूनी प्रावधान का जिक्र बस चलते चलते किया गया हो। अच्छा, तो मतलब ये संवैधानिक बनाम कानूनी का फर्क है। ईसीआई का काम एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, जबकि क्वालिफाइंग डेट एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जो एक कानून यानी आरपी एक्ट से आता है। तो सवाल शायद सिर्फ संवैधानिक दायित्व पर केंद्रित था। अरे, ये तो एक तरह का पियर्ज यानी जाल है जिसमें कई छात्र फंस सकते हैं। बिल्कुल। सिर्फ तथ्य जानना काफी नहीं है, ये भी समझना होगा कि सवाल की आत्मा क्या है, वो किस चीज पर फोकस कर रहा है। अब अगर हम इससे बड़े कैनवस पर देखें तो ये मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है। सही कहा। ये तो हुई परीक्षा की बारीकी, लेकिन अगर हम बड़े मुद्दे को देखें तो असल दुनिया में एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट बनाना कितना बड़ा चैलेंज होगा। एक प्रशासक के तौर पर इसकी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मुख्य परीक्षा में सवाल इसी पर बनेगा। एक त्रुटिहीन मतदाता सूची सुनिश्चित करने में निर्वाचन आयोग के सामने क्या व्यावहारिक चुनौतियां हैं। सोचिए, हमारे देश में करोड़ों लोग काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। उनका नाम सही जगह पर हो, ये सुनिश्चित करना। फिर अवैध प्रवासियों की पहचान का मुद्दा है, दस्तावेजीकरण की समस्याएं हैं, और यहीं पर नागरिकता और मतदान के अधिकार का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। हर भारतीय नागरिक मतदाता नहीं होता, जैसे 18 साल से कम उम्र के लोग, लेकिन हर मतदाता का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इस कानूनी अंतर को बनाए रखना ही ईसीआई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। चलते हैं। हमारा अगला विषय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और भू राजनीति का एक शानदार मिश्रण है। सरकार चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है और इसी से जुड़ा है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट यानी REPM। सवाल है कि इसके बारे में कौन से कथन सही हैं। पहला, कि ये इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टर्बाइनों और रक्षा उपकरणों के लिए जरूरी है। दूसरा, भारत अपनी जरूरत का लगभग पूरा हिस्सा आयात करता है और चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। और तीसरा, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड IREL इसके लिए कच्चा माल बनाता है। ये विषय आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। एक छोटा सा चुंबक कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक बन सकता है, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। प्रीलिम्स के लिए तो तथ्य बिल्कुल सीधे हैं। स्रोत के हिसाब से ये तीनों कथन सही हैं। ये मैग्नेट्स असल में ये आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। आपके स्मार्टफोन से लेकर लड़ाकू विमान तक हर जगह ये मौजूद हैं। और हमारी निर्भरता चीन पर है।
ये तो सुनने में ही एक रणनीतिक खतरे की घंटी जैसा लगता है। क्या हम इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र में इतने ज्यादा निर्भर हैं? दुर्भाग्य से हाँ, लगभग 90% से ज्यादा हम आयात पर निर्भर हैं, और उसमें भी बड़ा हिस्सा चीन से आता है। ये एक ऐसी रणनीतिक कमजोरी है जिसका चीन कभी भी फायदा उठा सकता है, सप्लाई रोककर हमारी इंडस्ट्री को मुश्किल में डाल सकता है। और जहां तक तीसरे कथन की बात है, तो हाँ, हमारे पास इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड यानी IARL है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत काम करता है। ये इन मैग्नेट को बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल यानी रेयर अर्थ ऑक्साइड तो बनाता है, लेकिन उस कच्चे माल से अंतिम प्रोडक्ट यानी चुंबक बनाने की क्षमता हमारे यहाँ बहुत सीमित है। तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा है। सिर्फ नारा नहीं, बल्कि जमीन पर इसे कैसे उतारा जाए। एक अफसर के तौर पर सरकार के सामने क्या विकल्प है? बिल्कुल, मुख्य परीक्षा में यही विश्लेषण काम आएगा। सवाल बन सकता है, महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आयात पर निर्भरता भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को कैसे प्रभावित करती है? इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? जवाब में आपको REPM का केस स्टडी देना होगा। आपको बताना होगा कि कैसे चीन इसका इस्तेमाल एक भू राजनीतिक हथियार के रूप में कर सकता है। समाधान की बात करें तो पहला कदम है IREL जैसी संस्थाओं की क्षमता को बढ़ाना। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इस क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। हमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान जैसे देशों के साथ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जैसी साझेदारियों को मजबूत करना होगा, ताकि हमारी सप्लाई चेन सिर्फ एक देश पर निर्भर न रहे। तो एक तरफ हमें अपनी जमीन के नीचे दबे खनिजों की जरूरत है आत्मनिर्भर बनने के लिए, और दूसरी तरफ हमारी जमीन का भूगोल ही हमारे लिए एक पर्यावरणीय चुनौती बन जाता है। और यहीं से हम अपने तीसरे विषय पर आते हैं, उत्तर भारत का वायु प्रदूषण। सवाल बहुत सीधा है। सर्दियों में प्रायद्वीपीय भारत यानी सदर्न इंडिया के मुकाबले उत्तर भारतीय शहरों में इतना गंभीर स्मॉग और प्रदूषण क्यों होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर साल सर्दियों में दिल्ली और आसपास के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। मैं खुद जब सर्दियों में दिल्ली जाता हूं तो हवा में एक भारीपन, एक दबाव महसूस होता है। वो जो हम महसूस करते हैं वो असल में इस सवाल का जवाब है। इसके दो मुख्य भौगोलिक कारण हैं जो प्रीलिम्स के लिए कीवर्ड्स हैं: उत्तर भारत का भू आबद्ध होना और तापमान व्युत्क्रमण। अच्छा, तो भू आबद्ध का मतलब हुआ कि दिल्ली या लखनऊ जैसे शहरों में प्रदूषण एक बंद कमरे के धुएं की तरह है, जिसे बाहर निकलने की कोई खिड़की नहीं मिलती। मुंबई या चेन्नई की तरह यहाँ समुद्री हवाएं नहीं है जो इस धुएं को उड़ा ले जाएं। आपने बिल्कुल सही समझा। और तापमान व्युत्क्रमण उस कमरे की छत बन जाता है जो धुएं को बाहर नहीं जाने देती। आमतौर पे क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हवा ठंडी होती जाती है। गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और प्रदूषकों को अपने साथ वायुमंडल में फैला देती है। लेकिन सर्दियों की रातों में जमीन तेजी से ठंडी होती है। इससे जमीन के पास की हवा भी ठंडी और भारी हो जाती है, जबकि उसके ठीक ऊपर की हवा अपेक्षाकृत गर्म रहती है। तो ये ठंडी हवा की परत एक ढक्कन की तरह काम करती है और जमीन के पास पैदा हुए सारे प्रदूषकों को वहीं फंसा लेती है, चाहे वो गाड़ियों का धुआं हो या पराली का। सुबह जो हमें स्मॉग की चादर दिखती है वो इसी का नतीजा है। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑड इवन जैसी नीतियां या पानी का छिड़काव, ये सब तो सिर्फ एक पैचवर्क की तरह है। अगर समस्या भूगोल में निहित है तो समाधान के लिए भी हमें भूगोल को ही ध्यान में रखकर रणनीति बनानी होगी। यही मुख्य परीक्षा का दृष्टिकोण है। सवाल पूछा जा सकता है, भारत में वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण क्यों आवश्यक है? आपका जवाब इसी तर्क पर आधारित होगा। जो नीति दिल्ली NCR के लिए बनाई गई है वो जरूरी नहीं कि बेंगलुरु या मुंबई के लिए भी कारगर हो। गंगा के मैदानी इलाकों की समस्या यहाँ की ज्योग्राफी, फार्मिंग पैटर्न्स और पॉपुलेशन डेंसिटी से जुड़ी है। वहीं तटीय शहरों की चुनौतियां अलग हो सकती है। इसलिए वन साइज फिट्स ऑल वाली नीति यहाँ काम नहीं करेगी। हमें हर क्षेत्र के लिए उसकी परिस्थितियों के हिसाब से समाधान खोजने होंगे। चलिए, इस धुंध भरे माहौल से निकलकर उत्तर पूर्व के रंगों की ओर चलते हैं। वहाँ का भूगोल एक अलग कहानी कहता है और वहाँ की संस्कृति भी। बात करते हैं हाल ही में खबरों में रहे हॉर्नबिल महोत्सव की। त्योहारों का त्योहार, ये नाम सुनते ही एक रंगीन तस्वीर जहन में आती है। ये वार्षिक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह सवाल कला और संस्कृति से है और ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर आते हैं, खासकर जब कोई त्योहार खबरों में हो। प्रीलिम्स के लिए इसका सीधा जवाब है नागालैंड।
ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा के पास किसामा नाम के एक नागा हेरिटेज विलेज में हर साल दिसंबर के पहले हफ्ते में आयोजित होता है। लेकिन परीक्षा के लिहाज से क्या सिर्फ राज्य का नाम जानना काफी है? अक्सर ऐसे सवालों के आसपास और भी चीजें छिपी होती हैं, है ना? बिल्कुल। एक स्मार्ट अभ्यर्थी यहीं पर कनेक्शन बनाता है। हॉर्नबिल महोत्सव की खबर के साथ साथ आपको नागालैंड से जुड़े अन्य मुद्दे भी देखने चाहिए, जैसे स्रोत में इनर लाइन परमिट यानी आईएलपी का जिक्र है। तो तुरंत ये सवाल दिमाग में आना चाहिए कि आईएलपी क्या है और किन किन राज्यों में लागू है। इसी तरह अफ्स्पा का मुद्दा भी नागालैंड से जुड़ा रहा है, तो हॉर्नबिल महोत्सव के बहाने परीक्षक इन मुद्दों पर भी सवाल पूछ सकता है। करंट अफेयर्स की तैयारी मतलब इसी तरह से इंटरकनेक्टेड होती है। और अगर हम इसके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व की बात करें तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है। ये एक तरह से नागालैंड का दुनिया के लिए कल्चरल हैंडशेक है ना? ये सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण हो सकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। मुख्य परीक्षा में आप इसी कोण का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये त्योहार केवल नाच गाना और उत्सव नहीं है, ये अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का, अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम है। ये पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, और सबसे बढ़कर ये एक क्षेत्र की विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से रखते हैं। आप विविधता में एकता पर किसी निबंध या उत्तर में हॉर्नबिल महोत्सव का उदाहरण दे सकते हैं। कल्चरल हैंडशेक की बात तो ठीक है, लेकिन जब बात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आती है तो हैंडशेक अक्सर मजबूत पकड़ में बदल जाता है। और यहीं से हम अपने आखिरी विषय पर आते हैं, जो यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार को प्रभावित कर सकता है। एक शब्द है जो आजकल खबरों में है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी सीबीएम। ये क्या बला है और इसे किसने प्रस्तावित किया है? ये आज के दौर का एक बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण विषय है। ये दिखाता है कि कैसे जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपस में उलझ गए हैं। प्रीलिम्स के लिए सीधा सा तथ्य है, सीबीएम को यूरोपीय संघ ईयू ने प्रस्तावित किया है। इसे आसान भाषा में आप एक तरह का कार्बन टैक्स समझ सकते हैं। एक मिनट, कार्बन टैक्स मतलब अगर भारत में बना स्टील ईयू में एक्सपोर्ट होता है तो उस पर टैक्स लगेगा? ये काम कैसे करता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसका मूल विचार ये है कि अगर कोई देश जैसे भारत अपने यहाँ स्टील या एल्यूमिनियम का उत्पादन करता है और उसे ईयू को निर्यात करता है, तो उस उत्पादन प्रक्रिया में जितना कार्बन उत्सर्जन हुआ है उस पर उसे ईयू की सीमा पर एक टैक्स देना होगा। ईयू का तर्क है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए है। वो कहते हैं कि उनके उद्योगों को कड़े कार्बन नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे उनका माल महंगा हो जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में नियम उतने कड़े नहीं हैं। लेकिन ये तो सीधे सीधे हमारे मेक इन इंडिया और हमारे निर्यात पे हमला है। इससे तो हमारा स्टील और एल्यूमिनियम यूरोप के बाजार में महंगा हो जाएगा और बिकेगा ही नहीं। बिल्कुल, यही भारत और अन्य विकासशील देशों की सबसे बड़ी चिंता है। ये एक तरह की गैर प्रशुल्क बाधा है, नॉन टेरिफ बैरियर। यानी वे सीधे तौर पर हमारे माल पर रोक नहीं लगा रहे, लेकिन एक ऐसा टैक्स लगा रहे हैं जिससे हमारा माल खुद ब खुद अनकॉम्पिटिटिव हो जाए। मुख्य परीक्षा में सवाल यहीं से बनेगा। सीबीएम जैसी नीतियां भारत के निर्यात और मेक इन इंडिया पहल के लिए क्या चुनौतियां पेश करती हैं? तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? हम इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? हमें WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह तर्क देना होगा कि ये नीति भेदभावपूर्ण है और ये जलवायु परिवर्तन पर बने साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के सिद्धांत के खिलाफ है। इस सिद्धांत के अनुसार जलवायु परिवर्तन से लड़ने की जिम्मेदारी विकसित देशों की ज्यादा है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उन्होंने ही सबसे ज्यादा उत्सर्जन किया है। सीबीएम जैसी नीतियां विकासशील देशों के विकास करने के अधिकार में बाधा डालती हैं। साथ ही हमें अपने उद्योगों को भी धीरे धीरे और ज्यादा कार्बन कुशल बनाने की दिशा में काम करना होगा। तो आज हमने चुनावी प्रक्रिया की बारीकियों से लेकर रेयर अर्थ की भू राजनीति, प्रदूषण के पीछे छिपे भूगोल, नागालैंड की सांस्कृतिक जीवंतता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पेचीदगियों तक 5 अलग-अलग विषयों का विश्लेषण किया। और ये स्पष्ट है कि ये सभी विषय ऊपर से दिखने में भले ही अलग-अलग लगें, लेकिन अंदर से ये आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक विचार छोड़ूं तो वो ये होगा, जरा एक कदम पीछे हट के देखिए। क्या ये पांचों मुद्दे लोकतंत्र की शुचिता, तकनीकी आत्मनिर्भरता, पर्यावरणीय स्थिरता, सांस्कृतिक संरक्षण और वैश्विक आर्थिक एकीकरण मिलकर 21वीं सदी में भारत के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौतियों और अवसरों की एक व्यापक तस्वीर नहीं बनाते?
ये असल में एक ही तस्वीर के 5 टुकड़े हैं। इन बिंदुओं को आपस में जोड़कर देखने की क्षमता ही मुख्य परीक्षा में एक समग्र और प्रभावशाली उत्तर लिखने में मदद करती है।